दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के मुल्क हम बन चुके हैं कर्नल यूएस राठौर जी। और आज जब चाइना के साथ, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में टॉप 2 पर आते हैं, जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो वो कौन कौन सी बातें, वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी जिसका ध्यान हिंदुस्तान को रखना होगा। क्योंकि कई बार हमने उनको झूला भी झुलाया, कई बार हमने मल्लापुरम में अलग अलग अपनी सांस्कृतिक धरोहरें उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि चाइना इस घात में बैठा रहता है कि वो कैसे हमारे साथ विश्वासघात करे। लेकिन आज जब बातचीत की टेबल पर दोनों साथ साथ होंगे, क्या होगा? देखिए चित्रा, आप सही कह रही हैं कि चाइना एक रिलायबल कंट्री भारत के लिए कभी नहीं रहा। बिल्कुल। और चाइना दूसरे देशों के लिए भी रिलायबल कंट्री नहीं रहा है। चाइना से दोस्ती करके सभी ने एक कड़वा स्वाद लिया है मुंह में। खैर, यहाँ पर एक बात साफ होती है कि मोदी और शी जिनपिंग जब आज साइड लाइन में मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। जाहिर सी बात है वो इसलिए तो बात नहीं करेंगे कि हमने एलएसी में एक समझौता किया, आपका धन्यवाद, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ा फोकस क्या है, बिग पिक्चर क्या है, और बिग पिक्चर भारत चीन संबंधों में आती है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की। हमारा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है। हमारे को एक सीरीज ऑफ जो विश्वासघात कहें आप, चाइना के साथ हमेशा मिलते रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात आती है जो कर्नल दानवीर कह रहे थे, चाइना को ये यकीन नहीं था कि 2020 में अगर हम भारत को मजबूर करते हैं एलएसी पर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए तो क्या भारत कर पाएगा। चीन की आंखें यहीं खुली हैं कि इस तरीके का मोबिलाइजेशन, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके की इच्छा शक्ति कि हम तुम्हारे साथ आई बॉल टू आई बॉल में मैन फॉर मैन हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट। और इससे चीन भी अभी थोड़ा हिला है, क्योंकि चीन भी ज़्यादा आरामदेह पोजीशन में नहीं है अपने ट्रुप्स को वहां छोड़ करके। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि चीन के मुद्दे पर कई बार हमने देखा है विपक्षी दल सरकार को किस तरह से घेर लेते हैं और फिर जवाब देना मुश्किल होता है। क्या मेरी आवाज जा रही है सुधांशु जी तक? ऐसा लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन उसके पहले एसडी मुनी साहब, अब सीधे आपका रुख करते हुए, अब जबकि बातचीत की टेबल पर दोनों साथ साथ आने जा रहे हैं तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि चीन नरम क्यों पड़ा है। ये डेफिनेटली भारत की कूटनीति की एक पॉजिटिव पक्ष है, जिसमें भारत अपनी बात पे अड़ा रहा और चीन को मानना पड़ा कि हाँ, अब वो 2020 वाली स्थिति पे आने को तैयार है। तो क्यों ऐसा हुआ है? पहली बात तो ये कि चीन, ऐसा लग रहा है चीन को कि सामरिक दृष्टिकोण से वो एशिया में अलग थलग पड़ रहा है। सामरिक दृष्टिकोण से कोई उसकी समर्थन नहीं करता है और इसी समर्थन की वजह से वो अलग थलग को रोकने के लिए भारत को भी लुभाना चाहता है और उसको पता है कि भारत के लिए उन्होंने एक गलत काम किया था, उसको वापस लें। दूसरा, जो चीन की आर्थिक स्थिति है उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस भी और यूरोप भी, कहीं न कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहां से दूर हटा रहे हैं। जो सप्लाई चेन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं, और उससे चीन की आर्थिक स्थिति को धक्का लगा है। और वो समझता है कि भारत भी बहुत सारे चीन के इन्वेस्टमेंट्स पे सिक्योरिटी स्क्रूटिनी करता है उसको, तो वो चाहता है कि कम से कम भारत में आर्थिक विंडो उनके लिए खुली रहे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनको भारत की जरूरत है और वो खोलना चाहता है। जो बात करेंगे मोदी जी, मेरे ख्याल से एक तो उनको ये बात करनी होगी कि आने वाले वक्त में खाली स्टैंड स्टिल से फायदा नहीं होगा। जो 2005 का एग्रीमेंट है कि हम जल्दी से इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, उसकी तरफ चीन को आगे बढ़ना होगा, जो चीन पिछले 20 बरस से, लगभग 20 बरस से नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये बात उसमें तय करनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि जो भारत का व्यापार चीन में होता है, देखिए हमारा डेफिसिट बहुत लंबा है वहां पर, और इसीलिए क्योंकि वहां बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो चीन ने लगा रखे हैं। तो जब तक हमारी आर्थिक स्थिति को अगर हम सामान्य करना चाहते हैं तो चीन को कहीं न कहीं अपने इरादों को नरम करना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।